हेलो, नमस्कार एवरीवन। हम संघीय कार्यपालिका संविधान भाग 5 जिसमें हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें जो हमने पिछली वीडियो बनाई उसमें हमने राष्ट्रपति के विषय में उनकी योग्यता और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उस पर बात करी। और आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है उस पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है पर जो राज्य होते हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिनिधित्व होता है वो प्रदान होता है। तो चलिए देखते हैं हम। इस प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इस पद्धति के द्वारा संपादित किया जाता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब जो ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली होता है इसको हम समझेंगे। एकल संक्रमणीय, सबसे पहले इसका हम अर्थ समझेंगे। एकल संक्रमणीय क्या होता है? कर सकता है वरीयता के क्रम में उनको मतदान कर सकता है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और थर्ड वरीयता, इस क्रम में वो मतदान कर सकता है, इसलिए इसे एकल संक्रमणीय। और आनुपातिक का मतलब होता है कि एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, वोट जो है वो हस्तांतरित होते हैं और वोट हस्तांतरित होने के बाद जो विजेता होगा उसको जो है निश्चित कोटा एक प्राप्त करना होता है, इसलिए इसे आनुपातिक मत प्रणाली भी कहते हैं। क्योंकि इस मत प्रणाली में जो मतदान करने वाले होते हैं उनका मत गुप्त रखा जाता है, इसीलिए यह जो है गुप्त मतदान प्रणाली होती है। तो इस प्रणाली के आधार पर जो है राष्ट्रपति का हमारे देश में चुनाव होता है। इस चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा? कल हमने निर्वाचक मंडल की बात करी थी। निर्वाचक मंडल में जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उसके निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीदवार वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास जो टोटल है वो 100 सदस्यों का उसको समर्थन होगा, जिसमें 50 उसके अनुमोदक होंगे और 50 उसके प्रस्तावक होंगे। चुनाव प्रक्रिया में जो सभी राज्य होते हैं उन राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है और फिर उनके आधार पर जो है सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है और इन दोनों के मत मूल्यों के आधार पर एक न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है। यानी कि सबसे पहले जितने भी हमारे राज्य हैं टोटल उनके जो निर्वाचित विधायक हैं तथा पुदुचेरी और दिल्ली के जो निर्वाचित विधायक हैं उन सभी विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है और उस मत मूल्य के आधार पर जो सांसद का मत मूल्य है वो फिक्स होता है। और जब ये मत मूल्य निकल जाता है तो एक निश्चित कोटा जो है उम्मीदवार को प्राप्त करना होता है और जो उम्मीदवार इस निश्चित कोटे को प्राप्त करता है वही उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति पद के लिए विजेता होता है। विधायक का मत मूल्य हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं। किसी विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? विधायक का मत मूल्य, तो इस तरह से यहां पर जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनका मत काउंट नहीं होता है, मत मूल्य काउंट होता है। तो इसमें दो प्रकार के जो हैं आपके निर्वाचक मंडल में लोग शामिल होते हैं, एक विधायक और दूसरे सांसद। तो जो विधायक होते हैं उनका मत मूल्य उनकी जो वहां जिस स्टेट के वो होते हैं, जिस राज्य से वो होते हैं, उस राज्य के अलग अलग मत मूल्य जो है निकाले जाते हैं इस सूत्र के आधार पर।
जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस विधायक का मत मूल्य उतना ज्यादा होता है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि किस तरह से विधायक का मत मूल्य हम प्राप्त करते हैं। संबंधित राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य में कुल जो विधानसभा सीटें हैं या कुल निर्वाचित जो विधायक हैं, राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए विधायक का मत मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। इस सूत्र के आधार पर संबंधित राज्य का जो विधायक होता है उस विधायक का मत मूल्य निकल जाता है। और ये जो जनसंख्या यहां पर होती है इसको आधार वर्ष माना गया है 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के अनुसार जो है उस राज्य की कुल जनसंख्या जो है हम निकालते हैं, और जो 1971 आधार वर्ष माना गया है वो 2026 तक इसको जो है रखा गया है, क्योंकि 1971 से पहले जो पूरे देश की जनसंख्या थी वो एक समान अनुपात में वृद्धि हो रही थी। 1971 के बाद जो 2001 और 91 और 2011 तक के हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें देखा गया कि जो दक्षिण भारत है उसकी तुलना में उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और तेजी से बढ़ने के कारण जो है दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो एक तो हमने जो है देश हित में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, और दूसरा हमारे साथ जो है ये भेदभाव हो रहा है कि हमारे जो विधायक का मत मूल्य है वो जनसंख्या के कारण कम हो रहा है। इसीलिए 1971 की जो जनसंख्या है उसको आधार माना गया है और 2026 तक जो है इसको आधार जनगणना माना गया है। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य के विधायक का एक विधायक का मत मूल्य इस सूत्र के आधार पर निकल जाता है। विधायक का मत मूल्य है, इसमें सबसे अधिक जो मत मूल्य वाला होता है वो है राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो विधायक का मत मूल्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य निकलता है 208। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य निकला, और इस सूत्र के आधार पर जो है सबसे कम मत मूल्य सिक्किम के विधायक का निकलता है। सिक्किम के जो विधायक का मत मूल्य है वो एक विधायक का निकलता है 7। उत्तराखंड की अगर हम बात करें 1971 की जनगणना के आधार पर जो है उस समय उत्तराखंड की जनसंख्या जो थी वो 44,91,239 थी। 44,91,239, और कुल यहां जो निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या है 70। तो अगर इस सूत्र के आधार पर उत्तराखंड की निकाली जाए तो ये लगभग जो है 64 जो है उत्तराखंड के एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। तो इस तरह से हम विधायक का मत मूल्य निकाल लेते हैं, और विधायकों के मत मूल्य निकलने के बाद जो है सांसद का मत मूल्य हम प्राप्त करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से है। सांसद के मत मूल्य के लिए हम जितने भी हमारे विधायकों का मत मूल्य निकला है तो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का
मूल्य। कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर एक सांसद का मत मूल्य हम निकाल सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके लिए सांसदों का मत मूल्य, जब हम सभी राज्यों का के जो विधायक है उनका अलग अलग मत मूल्य निकाल देंगे, तो उनका सारे विधायकों का जो मत मूल्य है उसको हम जोड़ देंगे और जो कुल निर्वाचित सांसद है उससे उनको भाग कर देंगे। ये निकल जाता है 5,49,476। ये सभी राज्यों के विधायकों का जो कुल मत मूल्य है वो इस तरह से इतना निकल जाता है। तथा हमारे पास जो कुल निर्वाचित सांसद हैं, आपको पता है कि हमारे जो राज्यसभा है वहां से 233 तथा जो लोकसभा है वहां से 543 निर्वाचित सदस्य हमारे पास आते हैं। सदस्य हो गए, ये हो गए 776 हमारे कुल सांसदों की संख्या हो जाती है। तो 776 को जब हम 5,49,476 में से भाग करेंगे तो एक सांसद का जो मत मूल्य निकलता है वो निकलता है 708। तो इस तरह से जो सांसदों का मत मूल्य होता है वो पूरे भारत के सांसदों का एक समान होता है। यानी कि चाहे वो उत्तराखंड का सांसद है, चाहे यूपी का है, चाहे सिक्किम का है, किसी भी प्रदेश का सांसद है उसका मत मूल्य समान होगा और जो विधायक हैं उनका मत मूल्य अलग अलग उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से जो है वहां का मत मूल्य निकलेगा। तो इस तरह से हम ये मत मूल्य प्राप्त कर लेते हैं और जब विधायक और सांसदों का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है तब जो विधायक और सांसद होते हैं वो वोट करते हैं राष्ट्रपति को, जो निर्वाचित विधायक होते हैं और निर्वाचित सांसद होते हैं। तो वोट करने के पश्चात जो उम्मीदवार होते हैं राष्ट्रपति के, उनमें से निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला जो उम्मीदवार होता है वो विजयी होता है। और निश्चित कोटे के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल वैध मत मूल्य, राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल वैध मत मूल्य बटे 2। इस तरह से हम निश्चित कोटा जो है उसको कितने जो है उसका मत मूल्य होगा निश्चित कोटे का, वो हम इस फॉर्मूले के आधार पर प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य वैध होंगे, जो सही होंगे, उनको हम 2 से भाग कर देंगे। तो जो हमारे पास जो टोटल जो निकलेगा वो हमारा न्यूनतम कोटा होगा। जो उम्मीदवार न्यूनतम कोटा हासिल कर लेगा वही राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और इस तरह से जो है राष्ट्रपति निर्वाचन संपादित होता है। आपको मैंने पिछली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल है उसमें कुछ बातें कही थी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार होता है वो 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करता है और जो भी उम्मीदवार इस टोटल वैध वोट पड़ते हैं उसका 1/6 मत अगर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है
तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, और ये जो जमानत राशि है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसके संबंध में हमने जो जानकारी थी वो आप तक शेयर की। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ की हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शपथ की बात है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ अगर चीफ जस्टिस दिलाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इस तरह से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति किस चीज की शपथ देते हैं? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ जो है राष्ट्रपति लेते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। हमारे सभी जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो उनकी जो शपथ का उल्लेख है वो संविधान की 3री अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की जो शपथ है उनका उल्लेख 3री अनुसूची में न होकर के उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनमें उनके शपथ का उल्लेख है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 60 है इसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसका एक ट्रेंड डेवलप हुआ है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ये जो 25 जुलाई का समय है ये संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है, लेकिन सन 1977 में जब नीलम संजीव रेड्डी पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए, तो उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी। और उसी समय से 25 जुलाई के दिन जो है राष्ट्रपति, ये एक ट्रेंड चलाया है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित हमने बातें कंप्लीट की। और अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है और उसकी शक्तियां, ये चीज हमारी बाकी रह गई हैं, ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।